गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आज 12वीं की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास रहेगी, जिसमें आपके एक टॉपिक है व्याकरण का छंद। तो सबसे पहले आपको छंद की परिभाषा पता होनी चाहिए कि जिस रचना में मात्रा, वर्ण, विराम, यति, गति इत्यादि का ध्यान रख करके शब्द योजना बनाई जाती है, उस पद्य को, उस काव्य को छंद कहा जाता है। और मात्रा का पता होना चाहिए आपको, वर्ण, विराम, यति, गति इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मात्रा छंदों में दो तरह की मात्रा मानी जाती है। एक मात्रा मानी जाती है लघु या ह्रस्व और दूसरी मानी जाती है गुरु। लघु या ह्रस्व मात्रा को हम आई से दर्शाते हैं और गुरु मात्रा को ऐसे दर्शाते हैं। यानी जो स्वर या जो वर्ण लघु होते हैं, ह्रस्व होते हैं, उनके लघु मात्रा लगाएंगे और जो स्वर या वर्ण दीर्घ होते हैं उनके हम दीर्घ मात्रा लगाएंगे। वर्ण यानी छंद के भेद में वर्णिक छंद, उसमें हम वर्णों की गिनती करते हैं। विराम, विराम यानी रुकना, जहां हम छंद को पढ़ते समय रुकते हैं। और यति, यति होती है कि एक निश्चित होता है कि छंद को पढ़ते समय कुछ मात्राएं या वर्ण निश्चित होते हैं, वहां हमें रुकना ही पड़ेगा, उसको हम कहते हैं यति। और गति, गति होता है कि छंद को पढ़ने की जो लय होती है उस लय को हम गति कहते हैं। अब छंद के जो भेद माने जाते हैं कि छंद के मुख्य रूप से भेद होते हैं, वो होते हैं दो। छंद के भेद, दो भेद माने गए हैं। एक माना गया है वर्णिक छंद और एक माना गया है मात्रिक छंद। अब वर्णिक छंद की परिभाषा क्या होती है कि जिस छंद में हम वर्णों की गिनती करते हैं वह वर्णिक छंद कहलाता है। यानी इसमें क्या होती है, इसमें होता है वर्णों की गिनती, यानी जो छंद लिखा जाता है उसमें कितने वर्ण होते हैं उनके आधार पर हम वर्ण गिन करके पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। और मात्रिक छंद, इसमें होती है मात्रा की गिनती। मात्रा जैसे आपको अभी बताई थी कि लघु और गुरु दो मात्रा होती है। अब हम गिनती करते समय लघु की जो मात्रा जिसको आई से दर्शाते हैं उसकी मात्रा गिनते हैं एक, और गुरु जिसको हम एस से दर्शाते हैं उसकी मात्रा गिनते हैं दो। यानी जब हम मात्राओं की गिनती करेंगे छंद में तो जो जहां लघु मात्रा लगाएंगे उसकी गिनती एक ही करेंगे, जहां गुरु यानी एस दर्शाएंगे वहां उसकी गिनती दो मात्रा की होगी। अब इन छंदों को भी आगे इनके भी भेद बताए गए हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, इनके भी आगे भेद बताए गए हैं। इनके तीन भेद होते हैं। एक होता है समवर्णिक, एक होता है अर्ध समवर्णिक और एक होता है विषम वर्णिक। अब समवर्णिक में क्या होता है कि छंद के चार चरण होते हैं, उन चारों चरणों में अगर समान वर्ण है, यानी चारों चरणों में समान वर्ण है, जैसे प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने चाहिए, तो चारों चरणों में अगर 12 वर्ण है तो वो क्या होगा, समवर्णिक छंद। अर्ध समवर्णिक छंद क्या कहलाता है कि जिसके पहला और तीसरा चरण समान हो और दूसरा और चौथा चरण समान हो। यानी पहले चरण और तीसरे चरण में समान वर्ण होते हैं और दूसरे चरण और चौथे चरण में अगर समान वर्ण होते हैं तो वो कहलाता है अर्ध समवर्णिक। और विषम वर्णिक यानी इसमें चारों चरणों में अलग अलग वर्ण होते हैं तो वो कहलाता है विषम वर्णिक छंद। और इसी तरह अब मात्रिक छंद है तो ये तीन भेद इसके, उसमें हो जाएगा मात्रा का,
जैसे मात्रिक छंद है, ये 3 भेद इसके हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। अब इसमें वही परिभाषा है कि सममात्रिक वो कहलाता है जिसके चारों चरणों में समान मात्रा हो, जैसे 22 मात्रा हो, 24 मात्रा हो, यदि चारों चरणों में एक जैसी मात्रा हो तो वो सममात्रिक छंद कहलाता है। अर्ध सममात्रिक वो ये कि पहले और तीसरे चरण में अगर समान मात्रा हो, दूसरे और चौथे चरण में समान मात्रा हो तो अर्ध सममात्रिक छंद कहलाता है। विषम मात्रिक छंद कहलाता है। अब देखो मात्रिक छंद में हम जब मात्रा लगाते हैं तो मात्रा आपको 2 बताई थी, लघु और गुरु। अब लघु में जो लघु स्वर होते हैं जैसे ए, ई, उ, री, ये जो लघु स्वर जिस व्यंजन में मिले होते हैं उसके लघु की मात्रा लगेगी और इसको आ से दर्शाएंगे। और गुरु जैसे आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, इन स्वरों की मात्रा जिस व्यंजन के साथ लगेगी या ये स्वर आएंगे वहां हम गुरु मात्रा लगाएंगे और गुरु मात्रा को ऐसे दर्शाएंगे। यह आपको बता दिया कि मात्रिक छंद में लघु मात्रा की गिनती 1 होगी और गुरु मात्रा की गिनती 2 होगी। अब देखो कुछ ऐसे हैं जैसे कोई संयुक्त व्यंजन आ जाए, उस संयुक्त व्यंजन को हम गुरु मानेंगे, उसके हम एस का चिन्ह लगाएंगे। अगर कोई आधा अक्षर आता है उससे अगर पहले वाला जो वर्ण होता है वो अगर लघु है तो उसको भी हम गुरु मानेंगे। जैसे नित्य शब्द है, अब नित्य शब्द में हम मात्रा लगाएंगे तो देखो नी छोटा है और छोटा स्वर होने के कारण इसकी मात्रा लघु लगनी चाहिए, लेकिन इसके आगे देखो तय आधा अक्षर आ रहा है नित्य में, तो जो आधा अक्षर आता है उससे पहले वाला जो वर्ण होता है वो अगर लघु वर्ण होगा तो भी हम उस आधे अक्षर के कारण उसके गुरु की मात्रा लगाएंगे। नित्य में नी छोटा है लेकिन आधे अक्षर के कारण उसको गुरु मानेंगे। इस तरह ये कुछ है जिनको भी हम गुरु मात्रा लगाएंगे। अब देखो वर्ण के अंत में, चरण के अंत में किसी भी छंद का जो चरण होता है, 4 चरण होते हैं, उस चरण का जो अंतिम वर्ण होता है, अब उस अंतिम वर्ण को हम नियमानुसार लघु या गुरु मान सकते हैं कि हमारे मान लो मात्रा एक अधिक हो रही है तो हम उसको गुरु होते हुए भी लघु मान सकते हैं, या एक मात्रा कम हो रही है तो उसको लघु होते हुए गुरु मान सकते हैं। यानी चरण अंतिम जो वर्ण होता है उसको हम लघु या गुरु कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरह यह मात्रा लगाने का नियम है। अब गण होता है कि जो वर्णिक छंद होता है उसमें हम वर्ण को गिन लेते हैं कि मान लो इसमें 12 वर्ण है या 14 वर्ण है तो उस छंद का हम नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें वर्ण होने के साथ साथ एक नियम है कि गण भी होने चाहिए निश्चित, यानी उसका जो लक्षण होता है उसमें निश्चित गण दिए होते हैं और वो वर्ण के साथ साथ वो गण भी उसमें आने चाहिए, तभी वही छंद माना जाएगा। अब देखो गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, यानी 3 वर्णों का जो समूह माना जाता है उसको हम गण कहते हैं। जैसे मान लो भारत शब्द है, अब इस भारत शब्द में 3 शब्द हैं तो ये एक गण हो गया। अब गण कितने होते हैं, उन गणों का गण चिन्ह क्या होता है उसको हम किस तरह से समझेंगे। इसका देखो एक छोटा सा सूत्र है, ये माता राजधान सलगा। अगर आपको ये लाइन याद है तो आपको सभी गण और सभी गणों के गण चिन्ह इस पंक्ति से आप बना सकते हो। यानी 8 गण होते हैं, ये से ये गण हो गया, मैं से मगन हो गया, तै से तगण हो गया, रे से रगण हो गया, जय से जगण हो गया, भय से बगण हो गया, न से नगण हो गया,
छ से सगण हो गया और लय का अर्थ हो गया लघु और गे का अर्थ हो गया गुरु। अब इस पंक्ति से हम सभी गण और उन गणों के गण चिन्ह बना लेंगे। जैसे ये माता राज भान सलगा। अब देखो सबसे पहले हम ये से ये गण बनाएंगे। तो गण में आपने बताया कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो ये से हम 3 वर्ण लेते हैं तो ये बनता है ये माता। अब ये माता की हम मात्रा लगाएंगे तो ये देखो लघु है तो आई लगाएंगे, माँ दीर्घ है तो एस और ता भी दीर्घ है तो एस। तो ये गण हो गया और ये गण का गण चिन्ह हो गया। इसी तरह मगन। अब मगन से देखो 3 शब्द लो मातारा। अब इसमें देखो तीनों वर्ण आपके गुरु है तो ये तीनों गुरु, यानी ये मगन का गण चिन्ह हो गया। अब इसके बाद में तगण। अब तगण से 3 वर्ण ले लो ताराज। अब देखो ता और रा तो गुरु है लेकिन जय लघु है तो इसके आई एस एस आई ये तगण का गण चिन्ह हो गया। इसके बाद में रगण। रगण से 3 अक्षर ले लो राजभा। तो देखो रा गुरु है, जय लघु है और भा गुरु है तो ये रगण का गण चिन्ह हो गया एस आई एस। अब देखो जगण। जय से 3 वर्ण ले लो जबान। अब देखो जय लघु भा दीर्घ और नय लघु। अब आगे भय से बगन बनता है। अब भय से आप 3 वर्ण ले लो तो बनेगा भानस। अब भानस में देखो भा गुरु है, न लघु है और से भी लघु है। अब नय से बन जाएगा नगण। अब नय से आप 3 वर्ण लो तो नस्ल है। अब देखो नय भी लघु, से भी लघु और ल भी लघु। अब से सगण हो जाएगा और से 3 वर्ण लो आप सलगा। अब से लघु है, ल भी लघु है और गा दीर्घ है। इस तरह ये आपके ये गण मगन तगण रगण जगण बगण नगण सगण 8 गण हो गए और ये 8 गण के गण चिन्ह हो गए। केवल आपको एक पंक्ति याद करनी है, ये माता राजभान सलगा। इससे आपके 8 गणों के नाम याद रह जाएंगे और इसी पंक्ति से आप 8 गणों के गण चिन्ह। अब इसमें अगर प्रश्न एक छोटा पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा गण है जिसमें तीनों वर्ण गुरु है? तो देखो मगन है, मगन में तीनों वर्ण गुरु है। या ऐसा कौन सा गण है जिनके तीनों वर्ण है वो लघु है? तो देखो इसमें तीनों वर्ण लघु है और ये हो गया नगन। यानी इस तरह का प्रश्न हालांकि सीधा पूछा जाएगा, इसमें छंद का लक्षण और उदाहरण, लेकिन छोटे प्रश्न यहाँ से अगर या यति किसे कहते हैं जहां हम छंद के नियमानुसार छंद को पढ़ते समय जहां रुकते हैं उसको यति कहते हैं। इस तरह इस पंक्ति के आधार पर आप 8 गण और गण चिन्ह याद कर सकते हो। अब इसके बाद में आपका है छंद कि कौन कौन से छंद है और उनके लक्षण और नियम, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।